हेलो बच्चों, तो आज हम लोग 30 मिनट्स के अंदर न्यूक्लाई का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, यानी हम लोग बात करेंगे चैप्टर 13 न्यूक्लाई की। कई बच्चों का रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं सर, उसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ने में आसानी होगी। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ दिखेगी। आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी रिक्वायर्ड पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए पढ़ाई की बात शुरू कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, एटम्स के बाद ये चैप्टर 13 न्यूक्लियस आता है। इसमें यह बताया गया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, और उसका जो मास होता है वो आपके सामने लिखा है 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जो कि 1836 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इसका मास स्लाइटली हाइयर है। ये देखिए, ये थोड़ी सी फिगर में यहां पे लास्ट में 26 है, ये 49 है, तो दैट इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। लगभग हम सेम ले लेते हैं, लेकिन स्लाइटली प्रिसाइसली बात करें तो ये थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। और न्यूक्लॉन्स क्या करते हैं कि जब हम कंबाइंड प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड नेम देते हैं तो हम लिख देते हैं उसको क्या, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जब बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को शामिल कर लिया है। तो बच्चों, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे लिए आगे इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में वो क्या है। तो जैसे न्यूक्लॉन्स मैंने बताया कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो कंबाइंड नेम होता है वो न्यूक्लॉन्स है। एटॉमिक नंबर क्या किसे बोलते हैं, तो इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसे हम एटॉमिक नंबर से बोलेंगे। मास नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिला दीजिए, न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलाकर जो वैल्यू बनती है उसे बोलते हैं मास नंबर। ध्यान रखिएगा, ये नंबर होता है। न्यूक्लियर मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को का कंबाइंड मास जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मास। द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज नोन एज ए न्यूक्लियर मास। तो ये तीन चार टर्म थे। न्यूक्लॉन्स था, एटॉमिक नंबर था, मास नंबर था और न्यूक्लियर मास था, जो आपको क्लैरिटी के साथ अंदाजा होना चाहिए। अब किसी पर्टिकुलर न्यूक्लाइड की बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और यहां उसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहां लिखते हैं मास नंबर। जैसे हम यहां पर हमने बात की है ये गोल्ड की, एयू की, तो 79 ये एटॉमिक नंबर हो गया, 197 इसका मास नंबर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे लिखा होता है, तो आप ये पहचान पाइए कि ये क्या चीजें हैं, जिससे आप उसका फर्दर आंसर कर दीजिए। और इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और ए का मतलब है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हैं। और अगर आप ए माइनस जेड कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है, क्योंकि भाई इसमें दोनों कंबाइंड थे। ये क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें से अगर आप ये घटा देंगे तो केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेगा। तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। अब कुछ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स, कई बच्चे कहते हैं कि सर ये कोर्स में नहीं है, तो आप 1 मिनट लगता है इसको पढ़ लेने में, टपक पड़ेगा। वैसे भी केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो अंदाजा आपको लग जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आप। आइसोटोप्स की बात करते हैं तो जहां पर ए डिफरेंट टू जेड सेम, जैसे कि देखिए 1H1, 1H2, 1H3 लिखा है, एटॉमिक नंबर देखिए सबका जेड सेम है, ये एटॉमिक नंबर है ना, ये सेम है, और मास नंबर डिफरेंट है। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, ये जब पढ़ेंगे तो इसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम, 1H1, 1H2, 1H3। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स में क्या होता है कि ए सेम, मास नंबर सेम होगा, ए सेम, लेकिन जेड विल बी डिफरेंट। जेड जो होने वाला है वो बेटा जी डिफरेंट होने वाला है। तो 1H1 एंड 2He3, यहां पे देखिए तो 3 सेम है, 1 और 2 डिफर है। तो इस तरीके से आप आइसोबार्स को डिफाइन कर सकते हैं। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड से निकलता है, न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकालते हैं। तो जैसे यहां पर क्लोरीन और पोटेशियम लिखा है, अगर 37 में 17 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, और 39 में 19 घटा देंगे तो भी 20 आ जाएगा। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, इसलिए बोल रहे हैं आइसोटोन्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स में ए और जेड
दोनों के दोनों बेटा सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होते हैं। आइसोमर्स के ऊपर तो आपने केमिस्ट्री में बिल्कुल वो नोबेल प्राइज पाया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो तो इसको आप अच्छे से पकड़े रहिए। खैर, एटॉमिक मास की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो मास एसआई सिस्टम में है वो किलोग्राम में लिखते हैं, तो एटॉमिक मास में जब केजी में लिखा जाता है तो ये बड़ा इनकन्वीनियंट यूनिट हो जाती है। इसलिए हम साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसका एक नया यूनिट दे दिया जिसे एएमयू बोलते हैं। तो 1 एएमयू या एएमयू, और शॉर्ट में इसे एटॉमिक मास यूनिट है, इसे शॉर्ट में यू भी लिखा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं मासेस को। तो देखिए 1 एएमयू, और ये इसका रिलेशन क्या, 1.660565 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। थोड़ा सा अंदाजा इसका रखिएगा। और जो एनर्जी मेजर की जाती है एटॉमिक लेवल पर, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। यानी मास मेजर करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, और एनर्जी मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, 1.602, ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कई जगह इस्तेमाल होता है, आपने किया भी होगा। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे ना वो E=mc² फॉर्मूला दे गए। अब एनर्जी मास में कन्वर्ट की जा सकती है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। तो एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट या 1 यू लिख दीजिए, ये मास की यूनिट है। ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, प्रिसाइसली बोले तो 931.5 MeV के बराबर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कहीं आपको फ्रीडम है तो 931 ले लीजिएगा, अगर एकदम प्रिसाइज आंसर निकालना है तो 931.5 लेके चलिएगा। एक एएमयू यानी एक एएमयू के मास को अगर आप डिसइंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो 931.5 MeV के बराबर मिलेगी। ये आप जरूर दिमाग में रख के बेटा यहां पर चलिएगा। न्यूक्लियर साइज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब आप मास नंबर बढ़ाते हैं, मास नंबर का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ाना, तो क्या होता है उसका घर भी बड़ा होता जाता है। और आर इस किस तरह से प्रोपोर्शनलिटी होती है, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, यानी मास नंबर के क्यूब रूट के। और जो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस अगर है तो इसका रेडियस है ये आर। ये रेडियस है, ये आर नॉट को रेडियस मत समझना। ये क्या चीज होती है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। ये पकड़े रहना नहीं, कई बच्चे गलती करते हैं। और ये देखो वैल्यू भी लिखी हुई है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है ना। अब बाकी मास नंबर, तो आप जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाएंगे उसका रेडियस बढ़ जाएगा। किसका रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है न्यूक्लियर डेंसिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी रो से दिखाते हैं, न्यूक्लियर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3m/4πr0 क्यूब के बराबर होती है। ये क्या है, एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लॉन, एक न्यूक्लॉन का एवरेज मास। और R0 कांस्टेंट था ही, और 3/4 कांस्टेंट होता ही है। यानी ये पूरी वैल्यू आप देखें तो ये बेटा कांस्टेंट हो जाती है। पूरी वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए भी न्यूक्लियर डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो न्यूक्लियर डेंसिटी सब पर सेम रहती है ना। अगर आपसे जो सवाल पूछते हैं कि एल्युमिनियम और कॉपर है, उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताइए, तो 1:1 हो जाएगा। अगर मैं यहां लिखूं रो Al और रो कॉपर, ये बड़ा सवाल आता है, इसका रेशियो क्या है, क्योंकि दोनों का सेम होने वाला 1:1। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पूछते हैं जो मैंने यहां लिखा कि इसके अंदर देखिए ना ए आ रहा है, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं, हरा ले लेता हूं। यहां पर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ना ए आया है और ना आपका रेडियस आया है। तो ए यानी ये मास नंबर से भी इंडिपेंडेंट है, और रेडियस का मतलब साइज। तो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर और साइज से। ये देखिए यहां पर, ये बात यहां पर मेंशन की है मैंने। तो ये आप यहां पर पकड़ के चलिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी बहुत जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और क्या। अब एग्जामिनेशन के लिए आगे बात को लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूं। तो न्यूक्लियर फोर्स, अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं वो साथ में रहना पसंद तो करते नहीं है, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर है तो कोई मजबूरी होगी, क्योंकि ये दोनों तो भागना चाहते हैं ना।
अगर ये दूर रिपल्शन की वजह से दूर जाना चाहते हैं तो कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इनको मजबूर कर दे या इस रिपल्शन के फोर्स को डोमिनेट कर जाए कि तुमको अब मजबूरी में साथ रहना ही पड़ेगा। उसी फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। मैं एनएफ लिख देता हूं शॉर्ट में, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स की ये 8 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके मैं सब आपको रिवाइज करा देता हूं। इसी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये मजबूर हो जाते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रहने के लिए। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज के तौर पे देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है। यानी ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे ताकतवर फोर्स है। अगर मैं रेशियो की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, तो 1:10 की पावर 36:10 की पावर 38। ये देखिए सबसे तगड़ा जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। दूसरा, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि जब दो न्यूक्लॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जब पास आते हैं तभी ये लगते हैं। और कितना, 2-3 फर्मी की एनर्जी। जब काफी पास आ जाते हैं, 0.8 फर्मी में सबसे स्ट्रांग होता है, पास आते हैं तो लगते हैं, और थोड़ा सा दूर कर दोगे तो खत्म हो जाता है। थोड़ी दूरी तक ही ये इन्वॉल्व होते हैं, इनकी रेंज शॉर्ट होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, 2-3 फर्मी तक काम करते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे या जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। सूरज और धरती के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, वो तो 2-3 फर्मी में ही काम करता है। वेरिएशन विद डिस्टेंस। अब यहां पर इस ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरफ, और इस तरफ दिखाया गया है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लॉन्स, जिसे हम आर से कह सकते हो, यानी दो न्यूक्लॉन्स के बीच की दूरी। अब इस दूरी को हम बढ़ा रहे हैं और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के वर्सेस हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब ग्राफ प्लॉटिंग में हम क्या देखते हैं कि सबसे, ये देखिए जीरो लाइन यहां पर है, नीचे माइनस में जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है माइनस में, वो 0.8 फर्मी पे होती है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन का फोर्स लगना। तो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन लग रहा है, यानी 0.8 फर्मी के आसपास जब आर नॉट की वैल्यू होती है, आर नॉट का मतलब दो न्यूक्लॉन्स के बीच की दूरी, तब सबसे तगड़ा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा आप दूरी बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही आप 4 फर्मी के आसपास पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर दूरी कम करते हैं, केवल बढ़ाने से खत्म नहीं हो रहा, अगर दूरी कम कर रहे हैं तो बहुत तेजी से ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है। पॉजिटिव होने का मतलब है रिपल्शन का फोर्स। तो अगर आप नजदीक लाएंगे तो ये रिपल करने लगेगा, दूर ले जाएंगे तो फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। बस थोड़ी दूरी तक ही, 2-3 फर्मी तक ही ये फोर्स लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर दिमाग में बसा लीजिए आप। आगे चलते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर। ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके बीच लगता है, तो इसमें चार्ज होने की कोई जरूरत नहीं है। सैचुरेशन इफेक्ट की बात है। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो अपने पड़ोसी न्यूक्लॉन्स, मतलब जो न्यूक्लॉन्स जो होते हैं, जो पड़ोसी न्यूक्लॉन्स है, उससे ही इंटरैक्ट करते हैं, जो दूर है उससे नहीं। जैसे आप रहते हैं, आपके बगल वाला जो घर शर्मा जी या वर्मा जी का है, उनसे ज्यादा दोस्ती है, उनसे अगर 3 घर छोड़ के जो उनसे लेना देना कम है। तो ये सैचुरेशन इफेक्ट है। नंबर ये था 5 कह लीजिए शायद, और नंबर 6 आ जाता है स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। दो न्यूक्लॉन्स अगर पैरेलल स्पिन कर रहे हैं, अपनी जगह घूम जो रहे हैं, एक ही दिशा में घूम रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। और अगर एंटी पैरेलल मूवमेंट है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है। फिर नंबर 7, एक्सचेंज फोर्स। ये एक दूसरे पर न्यूक्लियर फोर्स किस तरह लगाते हैं, बस इतना जान लीजिए। एक पार्टिकल होता है मेसॉन्स, उसका आदान प्रदान, एक्सचेंज करके वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने
के लायक बनते हैं या कामयाब होते हैं। इससे ज्यादा मेसॉन्स नहीं पढ़ना, कोर्स में नहीं है। तो मेसॉन क्या है? एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन को मेसॉन्स का एक्सचेंज करता रहता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर फोर्स लगा पाता है बेटा। नॉन सेंट्रल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अगर हम लाइन को ज्वाइन कर दें तो जरूरी नहीं है कि ये इधर फोर्स लगाए, ये तिरछा फोर्स भी लगा सकता है। आपने जो जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें या पॉजिटिव निगेटिव ले लें, दो चार्ज, इन दोनों को मिलाते थे जब, तो अट्रैक्शन का फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगता था। ये सेंट्रल फोर्स थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, लेकिन एक न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स नहीं लगा, ये कहीं और लग सकता है, कहीं और लग सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में कि न्यूक्लियर फोर्स एक नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। ये दिमाग में स्ट्रांगली आपके रहना चाहिए। अब मास एनर्जी की हम बात कर ही चुके हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी जो है आइंस्टाइन के फॉर्मूले के अनुसार मास में कन्वर्ट की जा सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है। एक एमयू को जो ये एक रफ फिगर लिखी है जो नॉर्मली सिंप्लिसिटी के तहत आती है। अगर कहीं आप हार्डकोर बात करेंगे कि भाई मैं एकदम फाइन आंसर चाहिए, तो इसको 931.5 MeV लेके आपको चलना होगा। अगर ना बोला जाए तो इतने से लेके कर देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाता है, कोई समस्या की बात नहीं। और सवालों में कभी कभी दे भी देते हैं कि एमयू बराबर इतने MeV मानिएगा। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मास डिफेक्ट। ये मतलब इस चैप्टर की जान है। उसी से, मास डिफेक्ट से आप देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो मास डिफेक्ट समझ में आया तो बाइंडिंग एनर्जी भी समझ में आएगी। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट क्या होता है कि जब हम एक न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, यानी न्यूक्लियस बनाते वक्त जब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डालते हैं या वो पास आते हैं, तो उनका जो मास होता है अलग अलग, जब वो कंबाइंड आते हैं तो मास घट जाता है। हम इसको और सिंपल एग्जांपल देते हैं, हमेशा यही पसंद आता है मुझे। जैसे कि आपने बाजार से 1 किलो आलू लिया और 1 किलो टमाटर लिया, ठीक है? 1 किलो आलू 1 किलो टमाटर एक झोले में डालो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 किलो होना चाहिए, लेकिन 2 किलो नहीं होता। जब वो साथ आ जाते हैं एक झोले में तो 1.99 किलोग्राम आता है। तो ये जो 0.01 किलोग्राम घट गया, वही मास डिफेक्ट है। समझ गए आप? बस यही पकड़ के रखिए कि अलग अलग जो मास थे, यानी 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन का जो अलग अलग मास था, ये देखिए 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। और जब वो कंबाइंड हो गए एक न्यूक्लियस में, तो अब इस न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास निकाल लीजिए, इसमें से ये घटा देंगे, यानी अलग अलग वाले मासेस में से एक्सपेरिमेंटल मास साथ आने के बाद वाला घटा देंगे, तो ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। यानी जो 1.99 किलोग्राम का आलू बना था, तो पहले वाला 2 किलोग्राम में से 1.99 घटा दीजिए, तो 0.01 किलोग्राम मास डिफेक्ट हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से भी मैंने समझाया है। ये ऑक्सीजन का एग्जांपल है। आइए देखते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी 8 न्यूट्रॉन का मतलब है कि 8 को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए एक प्रोटॉन के मास को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसको आपने जब जोड़ा, तो जोड़कर ये फिगर आई 16.12744 AMU। आपने उम्मीद किया था कि जब ये हमारा न्यूक्लियस ऑक्सीजन का बनेगा तो उस न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, लेकिन जब असली में बना और आपने एक्सपेरिमेंटल मास निकाला एक्सपेरिमेंट करके, तो ये मास देखिए इतना आया। ये थोड़ा सा इससे कम है, ध्यान से देखिए। ये 16.12744 है, ये 15.99053 AMU है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये देखिए घटा दिया, उसी को आप बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये कहानी बन जाती है। ठीक, तो ये मास डिफेक्ट क्या होता है आपने पकड़ लिया। अब इस मास डिफेक्ट से जो एनर्जी, क्योंकि E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, इस मास डिफेक्ट होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बस काम खत्म। यानी जो बाइंडिंग एनर्जी हो गई वो डेल्टा MC स्क्वायर हो गई। बात कितनी सरल है भाई। आप जब कंबाइंड किए तो उनके मासेस कम हो गए और मास एनर्जी में तब्दील हो गया, उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। तो अगर ये, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
अब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई स्टडी करते हैं तो केवल बाइंडिंग एनर्जी से बेहतर हमारा मार्कर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसे ईबीएन से लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी जितनी बाइंडिंग एनर्जी थी उसे अगर आप मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल आती है। सिंपल सी बात, ये हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। और ये देखिए इस पे बेस्ड ये कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये बीईएन कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, जो अभी आपको लिखा था जिसे सिंबल में ईबीएन लिख रहे थे। ये वाई एक्सेस पे बीएन दिखा दिया गया है एमईवी के अंदर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर आपने मास नंबर दिखाया भी, हम इसकी बातचीत करेंगे। इस ग्राफ में या कर्व में जो भी आप बोले, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग चीज ये पकड़ के रखिएगा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। ये एकदम मतलब बड़ा सरल बात है, अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लो। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा, और वाइस वर्सा, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कम। ये कहीं लिखा भी होगा मैंने कि ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। ये तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख लीजिए, वरना कहीं मास नंबर डिफरेंट हुए तो उससे कंफ्यूजन ना हो। तो बाइंडिंग, वैसे भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी आती है। अब इसके कुछ इस कर्व के, इस ग्राफ के ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में देखिए तो करीबन 30 के आसपास, ये 25 है, यहां कहीं 30 आएगा, और 170, ये 175 है, यहां कहीं 170 आएगा। यहाँ मेरे ख्याल से ब्लू कलर ले लें, दिखाई नहीं पड़ेगा शायद आपको, कहां गया ये। तो यहां पर ये कहीं यहां कहीं हम आ रहे हैं, और इसको प्लॉटिंग में हम कहीं यहां कहीं आ रहे हैं। इसके बीच में अगर आप देखें तो ये जो बीएन है, ये बीएन इधर बनाया था, ये लगभग कांस्टेंट रहता है इस रीजन में। यानी यही बात लिखी है कि 30 से लेकर 170 के बीच जो मास नंबर हैं, वहां पर आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो बदलती नहीं है, लगभग कांस्टेंट होती है, ये यहां लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है कि सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन के लिए, आयरन का वैल्यू होता है 56, 50 ये यहां कहीं आएगा, ये आयरन है। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो कि 8.75 MeV के बराबर होती है। और जो यूरेनियम है U38, ये 225, ये 238 यहाँ, इस यूरेनियम की वैल्यू आपकी होती है 7.6 MeV के बराबर। और एबीएन इज लोअर फॉर बोथ, जो लाइट न्यूक्लाई होते हैं 30 से कम या 170 से ज्यादा हैवी न्यूक्लियर, उन दोनों के लिए एबीएन कम हो जाती है। ये देखिए ये 25 का फिगर है ना, 0-50 के बीच में, इससे कम आएंगे तो यहां बाइंडिंग एनर्जी कम दिखेगी आपको, और 170 से आगे जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी घटेगी। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि 30 से कम लाइट न्यूक्लाई या 170 से ज्यादा हैवी न्यूक्लाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट जाता है। दूसरा आगे की बात करते हैं कि ये देखिए ईबीएन काफी ज्यादा आया है तो फोर्स काफी अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तभी ईबीएन हमारा जो आ रहा है वो एमईवी में आ रहा है। तो ये एक सेकंड चीज है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स है। अब बीएन के कंक्लूजन की जब ये बात कही जाती है कि भैया ये जो 30 और 170 के बीच में जो स्टेबिलिटी, मतलब जो ए चेंज नहीं हो रहा था, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण होता है सैचुरेशन इफेक्ट। ये सैचुरेशन इफेक्ट मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियस है, उसके पास में अगर दो न्यूक्लॉन्स दूर दूर हैं तो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ये न्यूक्लॉन अपने पड़ोसी न्यूक्लॉन से ही इंटरैक्ट करता है। दैट इज द रीजन कि वाई 30 से 170 के बीच में ए हमारा सेम रहता है, क्योंकि ए 30 से 170 में क्या होगा कि आप और मास नंबर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से ये जो नया बच्चा है इससे दोस्ती इसकी नहीं हो पाती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ती है। अब आगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, आप क्या यहां आता है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पर समझाइए, तो मैं समझा देता हूं। अब देखिए क्या होता है कि जब आप न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है कि हैवी न्यूक्लियस टूट कर दो लगभग बराबर के न्यूक्लियस में प्राप्त हो जाए। तो आप कई बार मोटा मोटा समझ लीजिए 240, यहां कहीं 240 वाला आइटम है ना। अब 240 वाला अगर टूटेगा तो हम ये मान लेते हैं कि ये x 120 इसका आधा और प्लस y 120 में टूटा, है ना।
ये जो फिजन है दो आधे आधे टुकड़ों में बट गया। अब यहां पर इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो तो कम थी, अब 120 वाला आएंगे, 120 का मतलब है यहां कहीं, ये देखिए यहां से यहां शिफ्ट हो गया क्योंकि ये तो 120 वाला है, 120 वाला, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये बढ़ जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब जब भी न्यूक्लियर एनर्जी में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है उस समय स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ी, तो ये स्टेबल न्यूक्लियस मिल जाते हैं आपको। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लो बीएन से हाई बीएन जाते हैं एनर्जी रिलीज होती है। लो बीएन इधर से इधर गए तो एनर्जी, और यहां से जाएंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी, ये भी तो लो बीएन है। तो चाहे इधर से बीच में जाओ चाहे इधर से बीच में, इधर से जा रहे हो तो इसको लिख रहे हो न्यूक्लियर फिजन, आगे फ्यूजन आएगा और इसे लिखोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती मिलेगी। मतलब इस इक्वेशन को जो मैंने आपके लिए सरलता के लिए बना दी है कि लो बीएन से हाई बीएन में जाने में एनर्जी रिलीज होने वाली है। अब ये तो हो गया न्यूक्लियर फिजन। और फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लाई बना देते हैं। तो देखिए 10 से कम, ये कहीं 10 से कम इधर वाले हाइड्रोजन वगैरह जब फ्यूज करेंगे तो ये चले जाएंगे थोड़ा हाई बीएन में। आपको बताया कि लो बीएन से हाई बीएन में जाने में एनर्जी रिलीज होगी, तो फ्यूजन में अगेन एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो फिजन और फ्यूजन को आप ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है कि जब भी एक जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनको जब भिड़ाकर कोई नया न्यूक्लियस बना देते, कोई नया एलिमेंट बना देते हैं, तो आप कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन से बहुत डिफरेंट होती हैं। केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट नहीं बदल जाता, बस वो इलेक्ट्रॉन आपस में चेंज करके कुछ बनाते हैं। वो चेंज नहीं हो जाता कि यहाँ पे कहीं पे कॉपर है तो रिएक्शन के बाद कॉपर गायब ही हो जाए, ठीक ऐसा नहीं होता, यहां तो गायब हो जाता है क्योंकि नया न्यूक्लियस ही बन जाएगा, मिलेगा ही नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये मैंने अभी आपको समझाया। फ्यूजन का मतलब है हैवी न्यूक्लियाई का टूटकर लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है दो लाइट न्यूक्लियाई का मिलकर हैवी न्यूक्लियाई बनाना। न्यूक्लियर फिजन, इस फिजन की रिएक्शन को याद कर लीजिए, कहीं भी आपसे पूछा जाए आप खट से ये रिएक्शन फिजन रिएक्शन चिपका दीजिएगा, पूछें चाहे ना पूछें। ये यूरेनियम है और एक न्यूट्रॉन, आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डाला, बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल एज दैट। हैवी न्यूक्लियस टूटकर लगभग दो बराबर के न्यूक्लियस में निकल रहा है। ये इक्वेशन याद करके जहां मौका मिले डिस्क्रिप्टिव आंसर में वहां कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। अब ये इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें भैया यहां पे देखिए जो ए है और जेड है वो कंजर्व है, फिर एनर्जी कहां से आ गई? अगर आप जोड़ें 235 और 201, ये 236 हो गया, 236 लिख दो, ए की टोटल वैल्यू ये 235 है। यहां भी जोड़ दीजिए 141, 192 और 3 इंटू 1, इधर भी आपको ए मिलेगा 236, जोड़ लेना आप, जोड़ ये 3 और 3 6, ये 236। और जेड भी कंजर्व है, 92 इधर है और 56 80 और 12 92, ये देखिए ये भी कंजर्व है। तो ए भी ए, जितना ए इधर था उतना ए इधर है, जितना जेड इधर था उतना जेड इधर है। तो ये क्यू कहां से टपक पड़ा? तो इसका आंसर होता है मास डिफेक्ट से। आइए जल्दी से समझा देते हैं जिससे पूरी क्लैरिटी बने। इनिशियल मास ले लिया यूरेनियम और न्यूट्रॉन का, ये देखिए यूरेनियम का इतना मास, न्यूट्रॉन का इतना मास, जोड़ लीजिए, ये आ गया इनिशियल मास। उसके बाद हम फाइनल मास, बेरियम क्रिप्टॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों के मासेस हमने जोड़ लिए, ये देखिए इनको जोड़ के लिखा दिस वैल्यू। अब देखिए ये जो मास था ये कम हो गया, ये देखिए मास इधर लिखा, ये इधर, यानी मास डिफेक्ट। इस मास को घटा लीजिए, ये मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम मिला आपको। अब आप जानते हैं एक एमयू से मोटे तौर पे 931 एमईवी एनर्जी मिलती है, तो इतने एमयू से कितनी मिलेगी? 931 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिला के निचोड़ ये है कि भैया ये जो एनर्जी मिल रही है ये मास डिफेक्ट से आती है। जेड भी नहीं चेंज होता, ए भी नहीं चेंज होता, ये भी मैंने समझा दिया आपको। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, जहां भी मौका मिले इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। दो लाइटर न्यूक्लाई मिलकर जब हैवी न्यूक्लाई बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन बन जाता है। नेसेसरी कंडीशन क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन की? फ्यूजन देखिए, जो फिजन होता है वो एटम बम का एग्जांपल, और फ्यूजन का मतलब होता है हाइड्रोजन बम, या सन से जो एनर्जी आती है वो फ्यूजन के तहत आती है। तो फ्यूजन होने के लिए हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर,
वेरी हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर चाहिए होता है, जिससे कि एक न्यूक्लाई दूसरे न्यूक्लाई में फ्यूज कर सके, क्योंकि प्लस न्यूक्लियस होता प्लस, तो प्लस प्लस पास नहीं जाना चाहते, तो उनको मजबूर करना है आपको। तो ज्यादा अगर आपकी एनर्जी होगी टेम्परेचर और प्रेशर में, तो जैसे से हिलेंगे गप से पास में आ जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स उनको जकड़ लेगा, बस वो फंस जाएंगे। ये कहानी की जाती है। तो कुल मिलाकर ये प्री कंडीशंस हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन कराना चाहते हैं। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनको कंट्रोल्ड कर सके। जैसे एटम बम गिराया जाता है तो वो कंट्रोल्ड नहीं था, नागासाकी हिरोशिमा पे जब गिराया गया तो जब तक यूरेनियम पूरा खत्म नहीं हो गया तब तक ब्लास्ट होता रहा या एनर्जी निकलती रही। आप जब कंट्रोल करते हैं तो आप उसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। और कंट्रोल करने के बाद ही जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो एग्जाम्पल है कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का डिफरेंस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है, इसमें से एमसीक्यू भी बन जाते हैं। न्यूक्लियर फिजन की बात हम लोग करते हैं, ये एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है लगभग दो नियरली कंपेरेबल मासेस में। एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज करके हैवी न्यूक्लाइज बनाएंगे। बढ़िया, ये क्विक प्रोसेस है, फिजन फट से हो जाता है एटम बम गिराओ जैसे। और इसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स में ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिजन के अंदर जो लिंक पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता नहीं होगा शायद, फ्यूजन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं लिंक पार्टिकल। एमसीक्यू अगर आ जाए तो वहां गलती हो सकती है आपसे। तो प्रोटॉन इज द लिंक पार्टिकल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसका। तो ये हार्मफुल होता है, इसको बड़ी गड्ढा खोद के दफनाना पड़ता है जिससे कि गड़बड़ कंटामिनेशन ना हो जाए। और यहाँ पे जो फ्यूजन का जो वेस्ट होता है या जो प्रोडक्ट है तो हार्मलेस होता है। स्टॉक इसका फिजनेबल फ्यूजन का लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम वगैरह चाहिए, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी मिलता है, जबकि यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है हाइड्रोजन की जो प्लेंटी में है। तो कल को हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे अगर कंट्रोल कर लें, अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी पूरे विश्व को 24 घंटे एनर्जी कुछ भी चलाइए, कोई समस्या नहीं है, काम चल रहा है। हो सकता है साइंटिस्ट आने वाले 10-20 साल में इसको ब्रेक कर दें। ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कर दिया। अब सवाल लगाने की बारी आती है, तो मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, 12 पीसीएम के श्योर शॉर्ट, 12 पीसीबी के श्योर शॉर्ट। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरीके की हैं कि इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली, जो आप कर पाएंगे। और 100% फुली सॉल्व है, तो सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना आपको नहीं पड़ता। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली ये निचोड़ है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट 10 साल के पीवाईक्यूज का और लेटेस्ट ट्रेंड का। ये एकदम वैसे क्वेश्चंस हैं कि लगाकर बहुत ही कम समय में आप प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकर लगा डालिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।